Hello students, once again you are most welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with the same chapter Equilibrium. लास्ट टाइम हमने आपको केपी केसी का रिलेशन वगैरह दिया था, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन भी और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। और उसमें केपी केसी का जो रिलेशन था, जो मैं एक बार यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी, ये हम लोग डिराइव किए थे। जहाँ पर केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर पी। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर टी टेम्परेचर इन केल्विन, और ये जो है डेल्टा एन जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactant। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब कहता है कि आपको देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर केसी एंड केपी फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस, characteristics of equilibrium constant and Le-Chatelier's principle। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आप पहले कंसीडर कीजिए, ठीक है। उसके लिए केसी केपी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना होगा कि इसमें जो है हम लोगों का एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब भी आप केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखेंगे केसी केपी का वैल्यू, तो वहाँ पर कहता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए खास करके केसी के लिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होगा उसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। और आपको हम ये भी बताएंगे कि 1 हम लोग क्यों मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख देंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड है ना, दिस इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। ये जो है हम लोगों को मानना पड़ेगा और बाद में आपको बताएंगे कि ये हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन ले लें। जैसे मान लीजिए कि हमने यही लिया, देखिए 3H2 + N2, ये जो है 2NH3 है, ठीक है। अब देखिए ये गैसियस स्टेट में भी है, ये गैसियस स्टेट में होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रिया का साइन दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आप जानते हैं केसी इक्वल टू क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको पावर में रेज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में देखिए H2 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इनटू कॉन्सेंट्रेशन N2। देखिए ये जो है आपका केसी का वैल्यू होगा। तो यहाँ जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो केसी के लिए आप जानते हैं कि पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन याद रहना चाहिए कि ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट उसका है या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है या बैलेंसिंग फैक्टर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर में इरेज कर देते हैं। जो हम लोग केसी और केपी के जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ए बी बी दैट गिव सी सी एंड डी डी, मतलब जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग काम कर चुके हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये केसी के लिए हुआ। लेकिन आप जान रहे हैं कि आपके पास में केपी भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है। केपी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, P यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा PNH3 और यहाँ जो पावर है वो P का पावर रेज कर देते हैं डिवाइडेड बाई PH2 और इसका पावर यहाँ पर 3 है वो रेज कर देते हैं और ये PN2 हो जाएगा। देखिए ये होगा। तो इस तरह से केसी और केपी का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई केसी और केपी में रिलेशन कैसे सेटअप करेंगे इसके लिए, तो देखिए आप जानते हैं कि केपी इज इक्वल टू होता है केसी इंटू RT टू दी पावर डेल्टा NG, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि केसी इंटू RT टू दी पावर, अब डेल्टा NG क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट कितना है, कितना मोल है, 2 मोल। अब माइनस रिएक्टेंट देख लीजिए कितना मोल है, 4 मोल है, तो 2 - 4 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू केसी इंटू RT होल टू दी पावर -2 हो जाएगा। या फिर इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, RT टू दी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। केपी केसी में रिलेशन हो गया। तो किसी भी तरह से केपी केसी का जो भी आपका क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से कर भी सकते हैं। अब जब मान लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल बनाना हो, तो न्यूमेरिकल बनाना हो तो यहाँ पर अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप आराम से केसी निकाल सकते हैं। या अगर मान लीजिए गैसियस स्टेट में है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे करके हो सकता है पार्शियल प्रेशर में ही दे दे, तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दे देगा, आप केपी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला को यूज करके आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर केसी एंड केपी। अब जरा एक दो और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लें जहाँ पर हम लोगों को पता चले कि ये जो कंडीशन दिया हुआ था आपका प्योर सॉलिड और लिक्विड का, वो कहाँ पर फुलफिल हो रहा है। जैसे देखिए हम लेते हैं CaCO3 सॉलिड प्लस, ये देखिए इसका जो है डिकम्पोजिशन होता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम लोग केसी निकालना चाहते हैं तो बोलिए केसी इक्वल टू क्या होगा। देखिए सबसे पहले मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO हो जाएगा, ये सॉलिड है ना, इनटू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ये गैसियस स्टेट में है, डिवाइडेड बाय ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन
CaCO3, ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो अब रूल के हिसाब से ये जो CaO सॉलिड है और CaCO3 सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन CO2, देखिए यहाँ गैस डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन CO2 गैस, सिंपली ये हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने ये लिखा और ये 1 जो है आपने पुट नहीं किया, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूल है वो तो आपको ओबे करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर Kp की बात हो तो बताइए Kp के लिए क्या होगा। Kp के लिए तो आप जानते हैं कि इधर तो सॉलिड और लिक्विड के केस में कोई पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं, केवल गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। बाकी कैल्शियम ऑक्साइड के लिए और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, चूंकि वो सॉलिड स्टेट में है, तो इसका कोई पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसको हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इसके लिए 1 लिया, तो यहाँ भी हम लोग जो है गैसियस स्टेट के लिए समझ लीजिए कि उसको 1 ले लेंगे, या बल्कि उसको यूज़ हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो गैसियस स्टेट में ही जो है वो डोमिनेट करता है, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया Kp और Kc का हो गया। इसके बाद जो हमारे पास में है वो है आपका, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया था Kc और Kp, उसके लिए कहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इसका जो है कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कहता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहता है कि ये रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा कहता है कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, देखिए ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का खास वैल्यू होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तीसरा जो कहता है, देखिए कहता है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज a reciprocal of the value of equilibrium constant
फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, अगर मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल से ले लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, यहाँ इफ लगा दें, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बी K1 and for backward reaction be K2, then K1 is equal to 1 by K2, ये हो। ठीक है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाए। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू 1 बाई K2। इस तरह से जो है हम लोग ये ले लेंगे। 4 में कहता है कि कैटलिस्ट हैज no effect on the value of equilibrium constant, on the value of equilibrium constant। तो ये सब जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी और भी कहीं कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स आपका दिया हुआ है कि अगर आपके फॉरवर्ड रिएक्शन को, हाँ, या रिएक्शन को अगर आप मान लीजिए कहता है कि हाफ 1 मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा वो उसके स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा वो पहले वाले के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है कि अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कभी कभी वो सब पॉइंट जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और उसके लिए जो है हम टेक्निक आपको अलग से दे देंगे। खास करके वो सब कंपटीशन के ख्याल से जो है वो ज़्यादा ही सूटेबल होता है कि बहुत ही क्विक मोमेंट में जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए है, अदरवाइज जो जनरल आपका कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे वो आप यूज़ कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हम अगर उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, या 2 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, वो अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका। अब जो है आपका आता है इसमें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए फिर से मैं इसे लिख देता हूँ, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये देखिए ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर डबल एल लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप डबल एल हो या सिंगल एल हो जो भी है, तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। ये तो साइंटिस्ट का नाम है, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत स्पेलिंग में
थोड़ा सा हेर फेर हुआ हो तो उसको देख लेंगे आप बुक से, इसको कंफर्म कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके लिए तो एक स्टेटमेंट पहले आप लिख लेते हैं, किसी भी बुक से आप लिख लीजिए। कहता है कि इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ temperature, pressure and concentration, the equilibrium will shift in the direction where these change can be reduced. कौन सा चेंज? तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, उसको रिड्यूस किया जा सके, अनडू किया जा सके, है ना, उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि कोई भी इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है। ये देखिए 2NH3, ये कई बार हमने लिखा भी है। ये गैसियस स्टेट में है। ये देखिए, ऐसे हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इसी प्रोसेस से होता है ना। तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके और यहाँ पर कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ प्रेशर भी हम लोग देते हैं। कैटलिस्ट में आयरन एंड मोलिब्डेनम होता है और कुछ प्रेशर भी यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं ताकि हमको अमोनिया का बेटर यील्ड मिल सके। क्यों ऐसा होता है वो हम आपको जो है अभी अभी बताते हैं। देखिए, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। यहाँ पर डेल्टा H जो होता है या RH कहिए, ये होता है -x किलो जूल। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है एक्सोथर्मिक नेचर का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करें यहाँ पर, पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या होगा, कहता है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो व्हेन एवर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ लिख देना होगा कि सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। और हमको तो देखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो, चूँकि अमोनिया का बेटर यील्ड हमको चाहिए, बेटर अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तब जाकर के बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया आएगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब कहता है कि एट लो टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर से अमोनिया क्या हो जाएगा, बताइए, इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ओर आ जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। कि उस इफेक्ट को अनडू करने के लिए क्या करना होगा, इसको
बैकवर्ड डायरेक्शन में आना होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनिया का यील्ड जो है आपका घट जाएगा। इसीलिए हमको क्या चाहिए, बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब मान लीजिए कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का होता तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होता, हाई टेम्परेचर पर होता। तो ये सब याद रखने की बात है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो गैसियस रिएक्शन आपका है, ये देखिए यहाँ पर ये अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये कितना मोल है, 2 मोल है। तो आप जान रहे हैं कि एवोगाड्रोज लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है कि अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग देखें तो ये जो है 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 3 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा अमोनिया। तो 4 वॉल्यूम से टोटल रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम रिएक्टेंट से 2 वॉल्यूम अमोनिया बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट के वॉल्यूम से अमोनिया का वॉल्यूम क्या है, कम है। तो अब अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो बताइए वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो यहाँ अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इसका मतलब प्रेशर घटा हुआ है। तो कम प्रेशर पर कम यहाँ पर अमोनिया मिला। आप देख रहे हैं कि 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम आपको अमोनिया मिल रहा है, 4 वॉल्यूम रिएक्टेंट का है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर रिएक्टेंट का प्रेशर हम बढ़ा दें, क्योंकि प्रेशर कम है तो यहाँ अमोनिया कम मिल रहा है, तो अब अगर हम रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा दें तो अमोनिया का यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या करेंगे, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, विथ इंक्रीज इन प्रेशर मोर amount of NH3 will be formed। वहाँ क्या हो जाएगा, अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। कब, जब हम प्रेशर क्या करेंगे, रिएक्टेंट का बढ़ा देंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको याद रखना होगा कि यहाँ देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हमको देखना है कि प्रोडक्ट का प्रेशर वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो रिएक्टेंट का ज़्यादा वॉल्यूम है और प्रोडक्ट का कम वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का प्रेशर कम है तो अमोनिया का वॉल्यूम कम हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को रिएक्टेंट का प्रेशर क्या कर देना होगा, बढ़ा देंगे तो अमोनिया का जो यील्ड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विथ इंक्रीज इन प्रेशर मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म। और तीसरा जो है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ हम लोग देंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले लें। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट से रिलेटेड है, कि अगर हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दें तो प्रोडक्ट के अमाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो कहता है कि इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स अमाउंट इज इंक्रीज देन मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactants more yield of ammonia will be obtained। तो इस तरह से हम लोगों को जो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पर जो एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो सुटेबल एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइदर वो कोई एक्सोथर्मिक ले सकते हैं या कोई एंडोथर्मिक लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इस तरह से चलेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आपको मैंने बताया ही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो कहता है कि व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज मेड फॉर द रिएक्शन, then equilibrium will shift in the direction where such changes can be reduced और nullified भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए कि नेक्स्ट टाइम हम केपी केसी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो है वो भी हम लोग करेंगे। और कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो वो भी आप पढ़ के आएंगे, जहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा, इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक आप बने रहिए केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ, और जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको बार बार देखिए और अपना जो है प्रैक्टिस बनाते हुए अपने ड्रीम को पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड हैप्पियर।